एक प्रसिद्ध चिंतक हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, एकात्म मानव दर्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है। तो उसमें संपूर्ण राष्ट्र को एक शरीर के रूप में परिभाषित किया था और ऐसा कहा था कि अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द है तो दूसरे हिस्से को भी दर्द होगा ही होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर पैर में दर्द है तो उसका प्रभाव हाथ पे भी पड़ेगा, और अगर पैर में दर्द है तो उसका प्रभाव सर पे भी पड़ेगा, सर में दर्द है तो उसका प्रभाव उंगली पे भी पड़ेगा। इसको आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो संपूर्ण भारत को अगर एक शरीर माना जाए तो बिहार में दर्द है तो उसका दर्द केरल में भी होगा, बिहार में दर्द है तो उसका दर्द उत्तर भारत में के हर क्षेत्र में होगा, बिहार में दर्द है तो उसका दर्द उत्तर प्रदेश को होगा, बंगाल को होगा, मणिपुर को होगा, नागालैंड को होगा। ये जो सिद्धांत है इसको समझने की आवश्यकता है। तो जिसको हमारे बड़े भैया अजीत जी ने जो कहा बिहारवाद, वो बिहारवाद नहीं, वास्तव में वही राष्ट्रवाद है। क्योंकि अगर बिहार में दर्द है, आप कह रहे हैं कि मैं देशभक्त हूं, लेकिन बिहार के प्रति भक्ति नहीं, इसका मतलब पूरे देश के प्रति आपकी भक्ति नहीं है, यह सिद्ध होता है इससे। तो जिस बिहारिज्म को ये प्रमोट करने की बात कर रहे हैं वो बिहारिज्म नहीं, वो देशभक्ति ही है, वो देशभक्ति से अलग है ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। जब थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म को आप समझेंगे तो साफ साफ समझ में आएगा कि जिस बिहारिज्म की सर बात कर रहे हैं वो बिहारिज्म नहीं, राष्ट्रवाद, देशभक्ति ही है। कोई भी राष्ट्रवाद, कोई भी देशभक्ति बिना अपने राज्य को प्रमोट किए हुए पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज को पहले तो मैं थोड़ा इतना भूमिका बनाया, लेकिन सर का धन्यवाद देना मैं भूल गया, डॉक्टर विजय रंजन जी का, जिन्होंने मतलब समाज के आर्थिक रूप से विपन्न जिसको कहते हैं उसको प्रमोट करने का कार्य किया। और मैं तो पिछले 1 महीने से उनसे परिचित हूं, और इस बिहार में अकेला डॉक्टर विजय रंजन नहीं है, अनेकों डॉक्टर विजय रंजन है। विषय है कि एक डॉक्टर विजय रंजन सामने आता है, कई तो बैठे हुए हैं। हम लोगों को मिलके इस बिहार में लाखों डॉक्टर विजय रंजन तैयार करना है। और इन सारे विषयों में हमको ये ध्यान रखना है। अब क्योंकि मैं समझता हूं कि मुझे कुछ विषय स्पष्ट कर देना चाहिए, जितना मैं डॉक्टर साहब को समझ पाया, तो विषय है क्या वो स्पष्ट कर देना चाहिए। विषय है राजनीतिक दल का। मैं बड़े स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, मतलब इसमें कोई लाग लपेट लगा के हम बोले और क्या है विषय स्पष्ट ना हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। विषय है राजनीतिक दल का। अब राजनीतिक दल क्यों? तो सामान्य सी बात है, राजनीतिक दल की परिकल्पना तभी खड़ी होती है जब वर्तमान राजनीतिक दलों से आप असंतुष्ट हो, और असंतुष्टता हर पक्ष पे हो, या तो पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, प्रत्येक से असंतुष्टता है। तभी तो आप एक नया राजनीतिक दल बना रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक राजनीतिक दल बनाया है तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो सबसे लड़ेगा। वो लालू से भी लड़ेगा, वो नीतीश से भी लड़ेगा, वो भाजपा में सुशील मोदी से भी लड़ेगा, वो जितने भी राजनीतिक दल हैं। ऐसा नहीं हो कि हमने राजनीतिक दल बनाया और कल को जाके हमने लालू और भाजपा से समझौता कर लिया, तो फिर ये जो आइसोलेटेड सिस्टम की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये फिर फिट नहीं बैठेगा। अगर हम राजनीतिक दल बना रहे हैं तो हम बिहार में कार्य कर रहे प्रत्येक राजनीतिक दलों से असंतुष्ट हैं। इस बात को हमको सहजता से स्वीकार करने की आवश्यकता है, बड़े ही सहजता से हमको स्वीकार कर लेना है। और अगर हम जन चेतना क्रांति मंच के बैनर तले बैठे हैं तो बड़े सहजता से स्वीकार कीजिए कि बिहार में कार्य कर रहे हम प्रत्येक राजनीतिक दल से असंतुष्ट हैं। कोई भी राजनीतिक दल हमारे विचारों पे खरा नहीं उतरा है, इसीलिए हमको एक नए राजनीतिक विकल्प पे कार्य करने की आवश्यकता पड़ी। अब असंतुष्टता किस प्रकार की? तो स्वाभाविक रूप से समझ में आता है कि ऐसा कोई पक्ष ही नहीं है जहां पे संतुष्ट रहने वाली बात हो। आप एक पक्ष बताइए जिस पर संतुष्ट होने वाली बात हो। आप पिछले 15 वर्षों में मात्र
रोड बिजली, रोड बिजली, रोड बिजली के नाम पे वोट नहीं वसूल सकते। रोड बिजली तो मैं कह रहा हूं बहुत बाद की चीजें हैं। जब विकास की चर्चा होगी या जब आवश्यकताओं की चर्चा होगी तो रोड बिजली तो बहुत बाद में आएगा। मैं तो कहूंगा प्रायोरिटी की अगर लाइन, प्राथमिकता की लाइन तय की जाए तो रोड बिजली तो मुझे लग रहा है लाखवें और करोड़वें स्थान पे आएगा। उससे सबसे पहले तो आएगा शिक्षा, फिर आएगा शिक्षा किस प्रकार की, शिक्षा के भी क्लासेस तय हो जाएंगे। शिक्षा में क्या शिक्षा में संस्कार होना चाहिए या नहीं, या शिक्षा संस्कार विहीन होनी चाहिए, क्या शिक्षा में नौकरी आधारित, नौकरी केंद्रित शिक्षा, या फिर शिक्षा स्वरोजगार केंद्रित। हम तो शिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा वो भी हमको तय करना पड़ेगा। शिक्षा कैसी, आज के, मैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिएगा। शिक्षा केवल और केवल एक नौकरी, लेबर तैयार करने वाली चीज बनकर रह गई है। सामान्य तरीके से ये चीजें समझ में आती है, ये कोई छुपी छुपाई चीज है ही नहीं। आप एक इंजीनियर तैयार कर रहे हैं क्योंकि एक मशीन डिजाइन को ठीक कर सके, एक मशीन को ठीक कर सके। आपको गांव में काम करने वाले लड़के को E=mc² समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वो कहीं जाके नौकरी कर सके। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि पूरी की पूरी शिक्षा नौकरी केंद्रित आधारित हो गई है। हम ऐसी शिक्षा क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं कि वो लड़का गांव में भी जाके काम कर सके, गाय गोबर के बीच में भी काम कर सके, गोबर से दुर्गंध आए, इस प्रकार की शिक्षा तय की जा रही है। तो जब सारी बातें होंगी तो यह भी चर्चा होगी कि शिक्षा किस प्रकार की। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो देखेंगे तो इतना तो विजन ही नहीं है। यहां तो बस अब कैसे समझाएं इन सब चीजों को कि बस सरकारी स्कूल का ही तंत्र देख लीजिए। सरकारी स्कूल का तंत्र तो मुझे लगता है ये प्री प्लान्ड सिस्टम है कि मतलब हमको इसको इतना जर्जर बना देना है कि पीछे से कॉन्वेंट का तंत्र आके और हमारे साथ टाई अप करके और कॉन्वेंट स्कूलों का बाजार खड़ा हो जाए। हम जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के षड्यंत्रिक तरीके से सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सरकारें टाई अप करके लाइसेंस लेके कॉन्वेंट स्कूलों से, क्षमा चाहूंगा मैं क्षमा चाहूंगा उन लोगों से, मगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो रही है तो ये एक पूरा नेक्सस है, इसको समझने की आवश्यकता है। सर ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पूरा नेक्सस है कि सरकारी स्कूल को ध्वस्त कर दीजिए तो फिर प्राइवेट स्कूल घुसेंगे, कॉन्वेंट घुसेगा, सरकारी अस्पतालों को ध्वस्त कर दीजिए तो डॉक्टरों का एक जो है नेक्सस वो घुसेगा, सरकारी इंजीनियर्स को ध्वस्त कर दीजिए। मतलब आप अपनी गलती छुपा रहे हैं। हमसे ठीक नहीं हो रहा है तो हम प्राइवेटाइज करेंगे। निजीकरण के आप बहाने पे बहाने गढ़े जा रहे हैं, कुतर्क पे कुतर्क कि जी हम तो क्या भ्रष्टाचार हमारा ठीक ही नहीं होगा। ऐसे बात नहीं बनेगी ना, ऐसे कैसे बन जाएगा? मैं तो कह रहा हूं कि आप ये सब प्री प्लान में चल रहा है और सामान्य जनता जो है अनभिज्ञ है। शायद भिज्ञ होगी भी तो खुल के आना नहीं चाहती है। ये वो लोग हैं जो भिज्ञ हैं, ये वो लोग हैं यहां पे आए हैं, इसका मतलब ये लोग समझते हैं कि ये सब प्री प्लान में चल रहा है। और मैं थोड़ा सा लाइन से बाहर जाके एक चीज और समझाऊंगा। यहां के जो राजनीतिक दल है ना, ये एक प्रकार की यहां पे दुकानदारी चल रही है बिहार में, खासकर बिहार में। हमारे मित्र राहुल जी बैठे हुए हैं। हम लोग जब आए तो नहीं भी तो हम लोग गिन के हम लोगों ने 100-150 राजनीतिक दलों के पोस्टर देखे। तो राहुल जी पूछ रहे थे, यार संजीव जी कैसे करेंगे इसमें काम? तो मैंने कहा भैया एक बात बताऊं तुमको, ये बेरोजगारी का मूल कारण है। ये बेरोजगारी का प्रभाव, मूल कारण मैं बोल रहा हूं, ये बेरोजगारी का प्रभाव है कि वहां कुछ कमाई नहीं हुई तो चलो भैया एक अपना राजनीतिक दल बना लिया और इलेक्शन के टाइम में हमने 500 लोगों का प्रभाव दिखा दिया और जैसे ही लालू नीतीश किसी से भी हमने टाई अप करके 500, जी हमारे पास 500 वोट है, 50,000 हमको पकड़ा दीजिए, और उसके साथ टाई अप करके मिक्सअप होकर अपना शांत हो गए। इस प्रकार का
ये क्या है, इसके लिए इसके मूल कारण यही है, विजन नहीं है, विचार नहीं है, करना क्या है यही नहीं पता है। विचारों में डाइल्यूशन आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब मिलकर तय करें कि क्या विचार होगा और किस सिद्धांत पे हमको काम करना है, और अंत तक कम से कम विचार में तो डाइल्यूशन ना आए। विचार में डाइल्यूशन का यह मतलब है कि अगर हमारे विचारों से कोई राजनीतिक दल सहमत नहीं है तो हम किसी भी स्थिति में उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो विचार तय हो जाए, फाइनल हो जाए कि हम सेकुलर रहेंगे या कम्युनल रहेंगे, ये फाइनल कर लीजिए आप। लेकिन विचारों में डाइल्यूशन नहीं आना चाहिए। डाइल्यूटेड विचार किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी गांव का विकास नहीं कर सकता। कल्पना ही नहीं कर सकते आप डाइल्यूटेड विचार कैसे विकास कर देगा। डाइल्यूटेड विचार परिवार का विकास नहीं कर पाता है, व्यक्ति का विकास नहीं कर पाता है। डाइल्यूटेड लोगों की कंडीशन देखिए आप। आदर्श की बात बार बार क्यों हो रही है? आपको एसिड और बेस नहीं चाहिए, आपको पानी ही चाहिए। आप हमेशा पानी की कल्पना कर रहे हैं। एसिड लेते हैं तो शरीर को नुकसान होता है, बेस लेते हैं तो शरीर को नुकसान होता है। आपको आदर्श चाहिए लेकिन आप डाइल्यूटेड हो जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है वैचारिक डाइल्यूशन को पूरी तरीके से दूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस विचार पे नहीं चल सकता, मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, ऐसी मीटिंग अब ये तो आगाज है। ऐसी हमको नहीं भी तो लाखों मीटिंग करनी है, और लाखों मीटिंग करोड़ों स्थान पे करना है। बार बार हम चर्चा करेंगे, एक बीच का रास्ता निकाल के ही देंगे। और मैं तो इसको लेकर बड़ा आश्वस्त हूं। मैं मतलब बहुत आशावादी हूं इस मामले में, निराशावादी नहीं हूं। बीच का रास्ता निकलेगा। यहां पे जो व्यक्ति बैठा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अभी हमारे मध्य एक और व्यक्ति आएंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं चाहता हूं उनका परिचय मैं ही कर लूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपने ली हुई थी, तो मैं चाहता हूं कि उनका परिचय मैं खुद देना पड़ रहा है। हमारे बीच में एक बिहार में पिछले 1.5 से लगभग 3 वर्षों से एक प्रकल्प चल रहा है। उसका नाम है बिहार मांगे रोजगार। और शायद लोग भिज्ञ ना हो, क्योंकि होता क्या है, समाज की सारी चीजें हमको पता नहीं चल पाती है, और समाज की सारी चीजें पता चलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चल जाएंगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बिहार मांगे रोजगार करके गैर राजनीतिक प्रकल्प पिछले 3 वर्षों से बिहार में चल रहा है, और इस कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन मुख्यतः इस तंत्र को संचालित करने वाला जो व्यक्ति है वो पीछे बैठा हुआ, उनका नाम है रंजय सिंह उर्फ रंजय बिहारी जी, जो मूलतः गया के रहने वाले हैं। और ये प्रकल्प लगभग हर जिले में ख्यापित तो हो चुका है। हर जिले में 4